हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वह मूल अधिकार से रिलेटेड है और आज जो हमारा वीडियो होगा मूल अधिकार का वह लास्ट वीडियो होगा मूल अधिकार से रिलेटेड। और आज हमारा लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। यह हमारा मूल अधिकार का लास्ट वीडियो। इसमें आज हम लोग मूल अधिकार को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग 4 मूल अधिकार देख लिए थे और 2 मूल अधिकार हमारा बचा हुआ था, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 2 मूल अधिकार बचे हुए थे, इसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद संख्या 29 और 30 में दिया गया है। अब देखिए 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा सरकार करेगी। किस तरह से करेगी और कौन अल्पसंख्यक कहलाएंगे? तो देखिए, अल्पसंख्यक आप 3 आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या संस्कृति के आधार पर। अब देखिए, किसी किसी क्षेत्र में मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है और हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ कम है, तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे। किसी क्षेत्र में हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है, मुस्लिमों की जनसंख्या कम है, तो वहाँ मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक कहलाएंगे। बौद्ध और जैन धर्म वाले तो पूरे भारत में ही अल्पसंख्यक हैं। जाति के आधार पर भी आप अल्पसंख्यक हो सकते हैं, संस्कृति के आधार पर भी आप अल्पसंख्यक हो सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहाँ की संस्कृति कुछ और है और आपकी संस्कृति कुछ और है, तो आप वहाँ अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जैसे हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं और दक्षिण भारत में यदि हम रहें तो हमारी अगर हम चले जाते हैं रहने के लिए, तो वहाँ की जो संस्कृति है और हमारी संस्कृति में अंतर हो जाएगा। तो उस जगह पर संस्कृति के आधार पर हम अल्पसंख्यक हो सकते हैं। या दक्षिण भारत वाले कुछ व्यक्ति अगर उत्तर भारत में रहने लगे तो वह संस्कृति के आधार पर यहाँ पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। यानी आप धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगी सरकार। देखिए, जिस जगह पर अल्पसंख्यक होते हैं, मान लीजिए यदि किसी कोई बहुसंख्यक जाति के बीच में या बहुसंख्यक धर्म के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर में यदि आप रहते हैं तो उस बहुसंख्यक लोगों का दबदबा बढ़ जाता है। उसके आगे आपको हमेशा नीचे ही रहना पड़ता है। जिस भी क्षेत्र में हो, या धर्म के आधार पर कोई बहुसंख्यक क्षेत्र है, वहाँ यदि आप चले जाते हैं तो आप यदि अल्पसंख्यक हैं तो उन्हीं के अनुसार काम रहना पड़ता है। जाति के आधार पर हैं तो उन्हीं के आधार पर होना पड़ता है, या संस्कृति के आधार पर हैं तो उनकी संस्कृति को ज़्यादातर आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आप अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों को दबाने की हमेशा कोशिश करेंगे। और कहा गया है कि सरकार भी यदि अल्पसंख्यकों को छोड़ दे तो वो बहुत ज़्यादा नीचे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। इसीलिए कहा है कि सरकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगी। इसलिए कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में आप अल्पसंख्यकों को प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। कोई यदि अल्पसंख्यक है तो उसे आप उस विद्यालय में किसी या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाने पर रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है कि अल्पसंख्यक स्वयं का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अब देखिए, बहुसंख्यकों के बीच में जो अल्पसंख्यक हैं उनको पढ़ने में थोड़ी असहजता महसूस होती है, वो वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अल्पसंख्यक यदि चाहें तो अपने स्वयं का शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक यदि चाहें तो अपने स्वयं का शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और इसके लिए सरकार उनकी सहायता करेगी। जिस तरह से अन्य कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन लोगों को पैसा देती है, सहायता करती है, उसी तरह अल्पसंख्यक भी यदि कोई शिक्षा संस्थान खोलते हैं तो सरकार उनकी सहायता करेगी। और 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगी। कहीं पर भी जाने से उन्हें रोक नहीं सकता है कोई भी व्यक्ति। और अल्पसंख्यक को यदि कहीं असहजता महसूस हो रही है पढ़ने में, किसी शिक्षण संस्थान में गए तो वहाँ असहजता महसूस हुई कि हमारी जनसंख्या वहाँ पर बहुत कम है और अन्य लोगों की जनसंख्या अधिक है, तो उसके बीच में हम असहज महसूस कर रहे हैं, यानी हम सही से अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल महसूस, अपने आप को वहाँ पर उस माहौल में नहीं ढाल पा रहे हैं, तो हम अपने लिए अलग शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार हमारी सहायता करेगी। ये था हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि 29 और 30 में था। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए 31 अनुच्छेद में है जो कि संपत्ति का अधिकार।
ये अब समाप्त कर दिया गया है। ये अब आपका मूल अधिकार नहीं रह गया है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार बन गया है अब, जो कि अब एक आपका कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार भी यदि आपकी कोई संपत्ति है तो कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है, लेकिन यदि सरकार चाहे तो आपसे यह संपत्ति ले सकती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारा ज़मीन है, 2 कट्ठा ज़मीन है, मान लीजिए यहाँ मेरा 2 कट्ठा ज़मीन है। अब इधर से सड़क बनता हुआ आ रहा है, इधर से सड़क बनता हुआ आ रहा है। जहाँ यहाँ जिनकी ज़मीनें थी उन्होंने अपनी ज़मीनें सरकार को दे दी, बेच दी। अब यहाँ मेरी ज़मीन है, हम कहेंगे कि नहीं ये मेरे दादा परदादा की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, हम ये नहीं ज़मीन आपको नहीं बेच सकते हैं, हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, आप अपना सड़क इधर घुमा लीजिए, आप अपना सड़क इधर से घुमा के ले जाइए। यदि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार होता तो हम इसे नहीं बेच सकते थे। अगर सरकार हमसे ज़बरदस्ती छीनने का कोशिश करेगी या लेने का कोशिश करेगी तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, वहाँ जा कर के कहेंगे कि यह हमारे मूल अधिकार है, हमारा संपत्ति का अधिकार मेरा मूल अधिकार है, वह सरकार हमसे छीन रही है। तो कोर्ट भी इसको कहेगी कि भाई सर ये इसका मूल अधिकार है, आप अपना सड़क घुमा लीजिए। तो इस तरह की समस्याएं आने लगी थी। और उस समय जब यह 1978 में संशोधन किया गया था, उसमें रेलवे हमारा विकास की ओर बढ़ रहा था, यानी रेलवे का उस समय विकास चल ही रहा था, रेलवे बढ़ ही रहा था, तो बहुत सारे इसी समस्याएं होने लगी। तो इस तरह से इस समस्या को दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये जमीन आपकी कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है, कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है। यदि सरकार चाहे तो ये जमीन आपकी ले सकती है, सरकार यदि चाहे तो यह जमीन आपकी ले सकती है भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत। अब देखिए, अब सरकार यदि ले लेगी तो अब यहाँ से सड़क ये सीधी जाएगी। सरकार को समस्या, किसी भी विभाग को सड़क जा रहा है तो सड़क बनाने के लिए आपकी ज़मीन ली जा सकती है, या रेलवे की पटरी बिछाने के लिए ली जा सकती है, या किसी भी कार्य के लिए आपकी ज़मीन सरकार ले सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है आपका संपत्ति। तो यही है संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार में चला गया है, जो कि अब हमारा मूल अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचार, यानी हमारे इससे पहले अनुच्छेद 32 से पहले जितने भी मूल अधिकार हैं, हमारे जो भी मूल अधिकार हैं, उनका यदि हनन किया जाता है तो उसके उपचार के लिए हम किस तरह का क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। अब देखिए, ये जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 को कहा गया है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। ये जो मूल अधिकार, इससे पहले जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं, वह मूल अधिकार तभी हमारे मूल अधिकार रह सकते हैं जब अनुच्छेद 32 हमारे पास है। जब अनुच्छेद 32 हमारे पास है तभी यह सब मूल अधिकार हमारे लिए सुरक्षित हैं, अन्यथा इन सभी मूल अधिकारों पर सरकार हमें रोक सकती है, सरकार हमारे लिए प्रतिबंध लगा सकती है, या पब्लिक पर कोई आदमी हमसे हमारा मूल अधिकार छीन सकता है, कोई सरकार छीन सकती है अगर अनुच्छेद 32 नहीं रहता है तो। इसीलिए कहा गया है अनुच्छेद 32 वैसा मूल अधिकार है जो कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। अब देखिए, इसे जो है आत्मा और हृदय कहा गया है, इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है कि यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान का हृदय है। अब मान लीजिए किसी आदमी के शरीर से उसकी आत्मा चली जाए तो उसका शरीर क्या होगा? वो तो मर जाएगा, आदमी तो मर जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसके बाद। यदि किसी आदमी का हृदय नहीं है, किसी आदमी के पास का हृदय ही खराब हो गया हो, हृदय ही नहीं है, तो क्या वो आदमी जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए इसे कहा गया है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। यदि अनुच्छेद 32 है तभी हमारा मूल अधिकार है, अगर अनुच्छेद 32 नहीं रहेगा तो हमारा सारा मूल अधिकार व्यर्थ हो जाएगा, किसी कोई काम का नहीं रहेगा, अर्थहीन हो जाएगा हमारा जितना भी मूल अधिकार है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके तहत क्या कर सकते हैं हम, ये किस लिए दिया गया है कि यदि हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन किया जाता है, हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन किया जाता है, तो
तो हम न्यायिक कार्रवाई के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। न्यायिक कार्रवाई के द्वारा हम इस अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहेंगे कि हमारे मूल अधिकार का हनन किया गया है। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 32 ही हमको यह अधिकार देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो बाकी संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उन सभी अनुच्छेदों में से कोई अनुच्छेद हमको ऐसा अधिकार नहीं देता है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। बाकी जितने भी सब हमको अधिकार देते हैं, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहाँ से आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में भी यदि नहीं हो पा रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप स्टेप बाय स्टेप होकर तब सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन अनुच्छेद 32 हमको कहता है कि आप सीधे सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, आपके पास पैसा, आप बिहार में रह रहे हैं या बंगाल में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, दक्षिण भारत में रह रहे हैं कहीं, तो आपके पास यदि पैसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उतना दूर, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट तो आपके राज्य में ही होगा, हम बिहार में तो बिहार की राजधानी में उसका हाई कोर्ट है, यूपी में है तो वहाँ इलाहाबाद में और लखनऊ में उसका हाई कोर्ट है। तो आप अपने नज़दीकी, आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप जा कर के कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन किया गया है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ दोनों जाने की हमको शक्ति देता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट में आओ, और अनुच्छेद 226 कहता है कि तुम हमारे पास हाई कोर्ट में आओ, यहाँ भी तुम्हारे मूल अधिकार के हनन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। हम न्यायालय के द्वारा अपने मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, न्यायालय के द्वारा। अब देखिए, हम यदि हमारे किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का हनन हो जाता है तो हम न्यायालय जाएंगे। तो न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, 5 तरह का रिट जारी करेगी। 5 तरह का रिट जारी करेगी उस व्यक्ति के खिलाफ, या जिसने आपके मूल अधिकार का हनन किया है उसके खिलाफ 5 प्रकार के रिट जारी करेगी। अब देखिए, 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब देखिए, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत यदि कोई किसी थाने में आपको पकड़ लिया गया है, किसी थाने में या किसी थाने के द्वारा आपको पकड़ लिया गया है, किसी दरोगा ने आपको पकड़ लिया है और जेल में रखे हुए हैं, मार रहा है, पीटा, 24 घंटा हो गया लेकिन वह किसी कोर्ट के पास नहीं लेके गया है आपको। 24 घंटे के भीतर उसको यह दिया गया है आदेश कि 24 घंटे के भीतर आप किसी न्यायालय में उसे प्रस्तुत करें, बंदी किए गए व्यक्ति को। यदि वह नहीं प्रस्तुत कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा कर के कह सकते हैं, अब हमको तो पकड़ के रखे हुए हैं, हम तो जा नहीं सकते हैं, तो हम अपने वकील के माध्यम से या अपने परिवार वालों के माध्यम से या अपने दोस्तों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा कर के याचिका देंगे कि हमारे दोस्त को या हमारे क्लाइंट को फलाने थाने में 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, बंद करके रखा गया है, 24 घंटे से अधिक समय हो गया है और उसे बंद करके रखा गया है, ना तो उसे छोड़ा जा रहा है और ना ही उसे किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस थाने में उस दरोगा के खिलाफ उस थाने के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करेगी कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसको सशरीर आप न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। आप जिस व्यक्ति को पकड़ा है, बंदी बनाया है, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष कीजिए, उसके सामने लाइए और सशरीर लाइए उस व्यक्ति को। ठीक है, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ लाया जा सकता है, भाई थाने में जब यदि आपको पकड़ लिया गया। अब देखिए, यहाँ पर में एक चीज कहा गया है कि यदि आपको निवारक निरोध के अंतर्गत पकड़ा गया है, यदि आपको निवारक निरोध के अंतर्गत पकड़ा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट यह रिट नहीं जारी करेगी आपके खिलाफ। निवारक निरोध हमने आपको पहले बता दिया है कि निवारक निरोध के खिलाफ यदि आपको पकड़ा जाता है तो आपको 3 महीने तक
कम से कम 3 महीने तक आपको हिरासत में रखा जाएगा। तो निवारक निरोध के तहत यदि आप पकड़े जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रिट नहीं जारी कर सकती है। लेकिन अन्य किसी मामले में यदि आपको किसी ने बंदी बनाया है, किसी थाने में बंद करके रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रिट जारी करेगी उस थाने के खिलाफ कि उस बंदी को, उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, वो भी 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। और यदि यह इसकी अवहेलना किया जाता है, यदि वह थाने द्वारा इस रिट की अवहेलना की जाती है, यदि उस व्यक्ति को नहीं प्रस्तुत किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके विरोध आपने उसके अगेंस्ट काम किया है, यानी इसने जो आदेश दिया आपने उस आदेश का उल्लंघन किया है, तो इसलिए इस थाने पर भी खतरा हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट में, यानी या हाई कोर्ट ने रिट जारी की तो हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में आप उस व्यक्ति को प्रस्तुत कीजिए 24 घंटे के भीतर। उसके बाद दूसरा है परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। हम आदेश देते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? ये जो है, ये सब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ लाया जा सकता है। पब्लिक सर्वेंट जो होंगे, यानी सरकारी नौकरी में जो भी हो सकते हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ यदि देखिए कोई व्यक्ति सरकारी विभाग में है जो कि पब्लिक सर्वेंट अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, ये बिजली विभाग में आप गए, वहाँ आप गए तो वहाँ आपका काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, या किसी और संस्था में गए वहाँ आपका काम सही से नहीं हो रहा, या किसी स्कूल में हैं, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए, वहाँ आपको सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि फलाना जो व्यक्ति है, स्कूल का है या जिसके भी खिलाफ लाना है, तो वह व्यक्ति अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है। वह व्यक्ति अपना जो काम दिया गया है उसे सरकार के द्वारा, वह काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति को आदेश जारी करेगी, कहेगी कि हम आदेश देते हैं, परमादेश जारी करेगी, कहेगी कि हम आदेश देते हैं कि आप अपना काम सही ढंग से करें, आप अपने कार्य को सही ढंग से करें, अन्यथा आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। हम आदेश देते हैं कि आप अपने कार्य को सही ढंग से करें, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। परमादेश में यही दिया जाता है। किसी भी सरकारी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आ सकता है जब वह अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद है तीसरा अधिकार परीक्षा, यानी आप किस अधिकार से, सुप्रीम कोर्ट पूछता है इस रिट के जरिए कि आप किस अधिकार से, यानी ये भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आता है कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, या मान लीजिए किसी ने नौकरी अवैध रूप से प्राप्त कर ली, जैसे मान लीजिए बिहार एसएससी का फॉर्म निकला, किसी ने उसमें पैसा वैसा दे करके उसमें नौकरी हासिल कर ली, नौकरी ले लिया, अब वहाँ काम कर रहा है, आपको पता चल गया कि वह जो लड़का है वह पैसा दे करके वहाँ नौकरी कर रहा है, पैसा दे करके सेटिंग करके वहाँ पर गया है और वहाँ उस संस्था में काम कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा कर के कह दीजिए कि वह जो फलाना विभाग में फलाने नाम का जो लड़का है वह अवैध रूप से वहाँ काम कर रहा है, यानी उसने कोई फॉर्म नहीं भरा था, उसने कोई एग्जाम नहीं पास किया, और वह जो है पैसे दे करके घूस दे करके वह वहाँ पर में नौकरी पा लिया है, तब सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ अधिकार परीक्षा का रिट जारी करेगी और उससे पूछेगी कि तुम किस अधिकार से यहाँ काम कर रहे हो, तुम किस अधिकार से यहाँ काम कर रहे हो, क्या तुमने फॉर्म भरा था, क्या तुमने एग्ज़ाम दिया था, तो एडमिट कार्ड कहाँ है, एग्ज़ाम दिया था तो पीटी में तुमको कितना नंबर आया वह बताओ, मेंस में कितना नंबर आया, इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में क्या हुआ था वो दिखाओ, ज्वाइनिंग लेटर कहाँ है तुम्हारा वो दिखाओ। यह पूछ सकती है कि तुम किस अधिकार से यहाँ काम कर रहे हो, यह भी किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ही लाया जाता है अधिकार परीक्षा। उसके बाद है चौथा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोक लगाना। ये जो है किसी पब्लिक सर्वे, ये तीनों जो है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आता है।
लेकिन ये दोनों जो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ लाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ ये दो रिट लाएगी, और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ यह रिट लाएगी। इसमें क्या है, यह पहला देखिए प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोक लगा देना, किसी चीज़ पर रोक लगा देना, जो काम चल रहा है उस पर रोक लगा देना। जैसे देखिए इसका यूज हम लोग ज़्यादातर करते हैं कि स्टे ऑर्डर ले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई फैसला हो रहा है तो उस पर हम हाई कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर ले आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस कार्रवाई को वहीं रोक देती है। अब वह हाई कोर्ट देखेगी उस कार्रवाई को। देखिए इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि अपने अधिकार से अधिक कार्य कर रही है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसका कार्य यदि कर रही है, और किसी व्यक्ति ने जाकर के हाई कोर्ट में यह कह दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फलाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वह अपने अधिकार से अधिक कार्य कर रही है, तो उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर में स्टे लगा देगा, कहेगा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई को वहीं रोक दीजिए, जहाँ जिस कार्रवाई आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई को वहीं रोक दीजिए। इसका मतलब होता है रोक लगाना, आप स्टे लगा दीजिए, आप उसके आगे इस काम को नहीं देखेंगे। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि यह सही है या गलत है। अब इस विषय में, इस केस के बारे में क्या करना है यह हाई कोर्ट देखेगी, आप छोड़ दीजिए। या हाई कोर्ट यदि कोई गलत कर रही है, कुछ गलत कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट उस पर में स्टे लगा सकती है, रोक लगा सकती है कि तुम जो कार्य कर रहे हो या जो केस है इसको यहीं रोक दिया जाए। अब इसके आगे का सुप्रीम कोर्ट देखेगी, ठीक है। तो यह किसी कार्यवाही को रोकने के लिए लगाया जाता है, जो कार्य चल रहा है न्यायालय में उस काम को रोकने के लिए लगाया जाता है यह स्टे ऑर्डर। और देखिए दूसरा है, उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि जो फैसला दे दिया गया हो, यानी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और वह आपको लग रहा है कि वह न्यायोचित नहीं है, यानी उचित न्याय नहीं किया गया है आपके साथ, आपके साथ उचित न्याय नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और आपको लग रहा है कि यह उचित न्याय नहीं हुआ है मेरे साथ, तब आप हाई कोर्ट में जाकर के कहेंगे कि हमारे साथ उचित न्याय नहीं हुआ है। तो हाई कोर्ट जो है उस न्याय के खिलाफ, वो जो आपको सज़ा दे दी है या आपको जो जुर्माना लगा दिया गया है या जो भी सज़ा दे दी है, तो उस सज़ा को रोक देना, उस सज़ा को समाप्त कर देना वहीं पर में कि भाई अब यह काम आप छोड़ दीजिए, या जो सज़ा दिया गया है इस सज़ा को समाप्त कर दिया जाए। अब इस केस को आप हमारे पास भेज दीजिए, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यदि कोई मामला है तो आप उसे अब हाई कोर्ट में भेज दीजिए। अब हम देखेंगे इसके बारे में आपने जो फैसला दिया है वह फैसला सही है या गलत है, या इसमें कुछ सुधार करना है या क्या करना है, वह अब हाई कोर्ट देखेगी। इसका मतलब है उत्प्रेषण में होता है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के जो कार्यवाही हो चुकी है, जो उसने फैसला दे दिया है, फैसले पर में रोक लगा देना। और प्रतिषेध में होता है कि कार्यवाही पर रोक लगा देना, जो कार्य कर रही है निचली अदालत उस कार्रवाई को ही रोक देना, ठीक है। और उत्प्रेषण में होता है आपने जो फैसला दे दिया है, अधीनस्थ निचली अदालतों ने जो फैसला दे दिया है उस फैसले को ही समाप्त कर देना, यह होता है उत्प्रेषण। तो यह 5 प्रकार का रिट था। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि अनुच्छेद 32 हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके में हम 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यदि हम हाई कोर्ट जाते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ये 5 तरह के रिट जारी कर सकती है। कौन कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकती है आपके मूल अधिकार के हनन पर में। ये था हमारा अनुच्छेद 32। फिर से एक बार इसको अनुच्छेद 29-30 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा सरकार करेगी, और 30 कहता है अल्पसंख्यक यदि चाहे तो अपनी स्वयं की शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। तो ये हमारा जो मूल अधिकार का टॉपिक था वह मूल अधिकार आज हमारा समाप्त हो गया है। अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं इधर कि कौन कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है। हमारा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए हड़ताल करना आपका मूल अधिकार नहीं है।
आप आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन कर रहे हैं किसी विषय के खिलाफ, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं कि सारा चीज़ बंद रहेगा, चक्का जाम हो जाएगा, ट्रेनें नहीं चलेगी, गाड़ियां नहीं चलेगी, इस तरह का दुकानें बंद रहेगी। इस तरह का आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, यह आपका मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, आप चक्का जाम नहीं कर सकते हैं। चक्का जाम में आप ट्रेन रोक दीजिएगा या सड़क जाम कर दीजिएगा, बसें नहीं चलेगी, तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति को जो घूमने, अनुच्छेद 19 के तहत घूमने, आपको अगर ये मूल अधिकार में दे दिया जाए कि आप हड़ताल कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, तो अगला जो आदमी को दिया गया है मूल अधिकार कि आप चारों ओर कहीं भी घूम सकते हैं, कभी भी घूम सकते हैं, तो उसके मूल अधिकार का यहाँ हनन हो जाएगा। इसीलिए चक्का जाम का जो अधिकार है वह आपका मूल अधिकार नहीं है। आपका हड़ताल का जो अधिकार है, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, यह आपका मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद अनिवार्य रोजगार, यानी सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना, ये सरकार आपका मूल अधिकार है। आप जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, सभी को रोजगार देना, सभी को रोजगार पाना, सब आदमी को यदि चाहिए कि हमको भी रोजगार मिलना चाहिए, तो यह आपका मूल अधिकार नहीं है। सरकार आपको नहीं भी दे सकती है, यानी अब पूरा सभी लोगों को तो सरकार कहाँ से देगी उतना रोजगार? सरकार भारत में इतनी सारी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या को कहाँ से रोजगार देगी? तो यह आपका मूल अधिकार नहीं है। आप प्राइवेट नौकरी कीजिए, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तो अनिवार्य रोजगार यानी रोजगार प्राप्त करना ही है हमको, यह मूल अधिकार आपका नहीं है। सरकार नहीं भी दे सकती है। इसी के तहत ना कि फॉर्म भरता है लाखों विद्यार्थी और वैकेंसी रहती है हजारों, तो लाखों को तो नौकरी नहीं दे सकते हैं, जितने हजार वैकेंसी है उतनों को ही नौकरी देंगे। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इतना लाख बच्चा फॉर्म भराता सबको नौकरी होना चाहिए। तो अनिवार्य रोजगार ये आपका मूल अधिकार नहीं है। मताधिकार यानी वोट देने का जो अधिकार है यह आपका मूल अधिकार नहीं है, यह आपका राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार में कुछ आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, यानी जैसे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना होता है, तभी आप वोट डाल सकते हैं, मत डाल सकते हैं। यानी मताधिकार जो है, वोट डालने का अधिकार, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद आवास, सभी व्यक्ति को, भारत में जितने लोग हैं सभी को आवास देना, यह मूल अधिकार, यह आवास मिलना ही चाहिए हमको, यह हमारा मूल अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवास पाना, सभी व्यक्ति को आवास पाना यह उसका मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह मूल अधिकार से कम भी नहीं है। यह आपका मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह मूल अधिकार से कम भी नहीं, यानी मूल अधिकार के जैसा ही है, आप मूल अधिकार के बराबर ही है। इसी के तहत आपको देखिए इंदिरा आवास योजना जो लागू हुआ था, इंदिरा आवास योजना, इसी के तहत आपको दिया जाता है, जो कि अब अटल आवास योजना हो गया है, जिसका कि नाम बदल के अटल आवास योजना हो गया है। वो इंदिरा आवास योजना ही था, जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया जा रहा है। तो आवास का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकार के जैसा ही है, मूल अधिकार से कम भी नहीं है आपका यह अधिकार, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ मूल अधिकार जो हैं वह केवल और केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं, ना कि विदेशी को। अब देखिए कितने मूल अधिकार, 2, 2, 4 और 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि केवल और केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं। इन 5 मूल अधिकार पर विदेशियों को, ये जो मूल अधिकार हैं ये विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। नागरिकों को तो सारे मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये ऐसे 5 मूल अधिकार हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन सा? तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि आप जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब यह मूल अधिकार अगर विदेशियों को दे दिया जाए तो जन्म स्थान, विदेशियों के साथ तो यहाँ पर कुछ भेदभाव किया जाता है। क्यों? कि इसमें कहा गया है कि जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर विदेशियों को यह मूल अधिकार दे दिया जाए तो उनके साथ यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, यदि मान लीजिए आप गए आगरा घूमने के लिए ताजमहल, तो भारत के जो नागरिक हैं उनसे 50 रुपया लिया टिकट का, और जो विदेशी हैं उनसे 250 रुपया ले लिया टिकट का, तो वो कहेंगे कि भाई आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यह हमारा मूल अधिकार है। इसीलिए
ये 15 जो है विदेशियों को नहीं दिया गया। यह 15 केवल और केवल नागरिकों को ही यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कहता है कि लोक नियोजन में समानता, यानी भारत में सरकारी नौकरी के में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। यह केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। नहीं तो विदेशी पता चलेगा पाकिस्तानी भी भारत में आगे कहेंगे कि हमको भी भारत में आर्मी में नौकरी चाहिए, यह भी हमारा मूल अधिकार है, हम भी भर्ती होंगे आर्मी में। इसलिए यह विदेशियों को नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 16 केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, आपको सभा बनाने की, संगठन बनाने की, आपको संपत्ति खरीदने की, सभी चीज़ों की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 कहता है यह जो अधिकार है यह भी विदेशियों को नहीं दिया गया है। नहीं तो पता चलेगा कोई भी विदेशी आएगा कहेगा हमको भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, हम चलो RBI के ऑफिस में जाते हैं घूमने के लिए। इसीलिए अनुच्छेद 19 भी विदेशियों को नहीं दिया गया। इसमें कहा गया है कि आप संगठन बना सकते हैं। तो विदेशियों को अगर यह अनुच्छेद 19 अधिकार दे दिया जाए, पता चलेगा पाकिस्तानी लोग आ गए यहाँ कहते हैं कि भाई हमको तो यहाँ संगठन बनाने की आज़ादी दी गई है, तो यहाँ पर हो सकता है आतंकवादी संगठन अपना बनाए, कहेंगे कि हमको आज़ादी दी गई है संगठन बनाने का। इसीलिए अनुच्छेद 19 विदेशियों को नहीं दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा सरकार करेगी। विदेशी जो है कहेंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं। 30 में वह अपना खुद का शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। कोई विदेशी आएगा कहेगा कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमको अपना शिक्षा संस्थान अलग से खोलेंगे भारत में ही। तो इसलिए अनुच्छेद 29 और 30 ये भी विदेशियों को नहीं दिया गया है। तो 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। कौन कौन? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29 और 30। तो उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमारा मूल अधिकार टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्यों को जो कार्य सौंपा गया है हमारे संविधान के द्वारा, उसके बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जहाँ भी आपको कहीं भी आपको इसमें दिक्कत लग रहा हो, यदि किसी भी टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ समस्या हो रही है। हम उस टॉपिक को आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।